हेलो दोस्तों, नमस्ते। इस वीडियो में हम हिंदी में व्यंजन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्यंजन व्यंजन वे वर्ण हैं जिनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली हवा मुख विवर में अथवा स्वर यंत्र में कहीं न कहीं रुक कर अवरोध सहित एक विस्फोट के रूप में बाहर निकलती है। व्यंजन के उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती है। व्यंजन ध्वनि अवरोध के हटने पर ही उच्चरित होती है और जो ही अवरोध हटता है तो कुछ न कुछ स्वर की ध्वनि आ ही जाती है। तो व्यंजन से पहले अपन ने स्वर पढ़ा था। तो स्वर वे वर्ण हैं जिनका उच्चारण करते समय फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा के मुख से या नाक से निकल जाती है। जबकि व्यंजन क्या है? जब भी व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है तो जो फेफड़ों से हवा उठती है वह मुख विवर में कहीं न कहीं अवरोध का सामना करती है, कहीं न कहीं उसे रुकावट होती है और उस अवरोध के हटने पर वह बोली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि कुछ स्वर की ध्वनि आ जाती है। जैसे अपन बोलेंगे कै, तो कै में ए स्वर आ जाता है। व्यंजनों का वर्गीकरण के दो आधार हैं, प्रयत्न के आधार पर और उच्चारण स्थान के आधार पर। आज अपन प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों को पढ़ेंगे। तो प्रयत्न के आधार पर स्पर्श, संघर्षी, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, अनुनासिक, निरअनुनासिक, प्रकंपन, उत्क्षिप्त, ईषत्, अवरोध आदि प्रकारों के विषय में अपन पढ़ेंगे। तो देखो, प्रयत्न विधि के आधार पर वर्गीकरण। व्यंजनों के वर्गीकरण का पहला आधार प्रयत्न विधि है, जिसके अनुसार फेफड़ों से निकलने वाली वायु मुख विवर में कहीं रुक जाती है, कहीं रगड़ खाती है, कहीं नाक से निकलती है। स्वर तंत्रियां, कोमल तालु, जिह्वा अथवा होठ जिस प्रकार का प्रयत्न करता है वह भी प्रयत्न विधि के अंतर्गत आता है और व्यंजन के वर्गीकरण का आधार बनता है। स्पर्श, स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ का दांत वर्ष होता है, दांत और मसूड़े के मिलने की जो जगह है उस स्थान को वर्ष कहते हैं। तालु, मृधा या दोनों होठों अथवा गले की आंतरिक चमड़ी से स्पर्श होता है तथा कुछ रुकावट के बाद ध्वनि का स्फोट होता है और श्वास बाहर निकल जाती है। स्पर्श व्यंजन कहे जाते हैं। हिंदी में कै वर्ग, टय वर्ग, तय वर्ग एवं पय वर्ग के 20 व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। संस्कृत में चय वर्ग, जिसमें चय 6, जय 6 भी स्पर्श था, किंतु हिंदी में अब यह स्पर्श संघर्षी बन गया है। तो मित्रों ध्यान रखोगे, स्पर्श व्यंजन 20 है। चय वर्ग जो है अब स्पर्श व्यंजन नहीं है, यह स्पर्श संघर्षी व्यंजन में सम्मिलित कर दिया गया है हिंदी में। स्पर्श संघर्षी व्यंजन चय वर्ग के बोलने में सांस स्पर्श के साथ साथ कुछ घर्षण के साथ निकलती है, इसीलिए चय, छय, जय, झय और ऐ को स्पर्श संघर्षी माना गया है। कुछ लोग चय वर्ग को अभी भी संस्कृत के आधार पर तालव्य मानते हैं। वे हिंदी व्याकरण और भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा की गई इस नई शोध से परिचित नहीं है। तो मित्रों,
च वर्ग जो है वो क्या है, स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। संघर्षी व्यंजन श और है के उच्चारण में मुख अंगों के परस्पर निकट आने से वायु मार्ग संकीर्ण हो जाता है तथा हवा घर्षण या संघर्ष के साथ निकलती है, इसलिए इन्हें संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। इनके बोलने में हवा रगड़ के साथ निकलती है और गर्म हो जाती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। तो संघर्षी व्यंजन यानी श और है क्या है, संघर्षी व्यंजन है। इनमें जब वायु निकलती है तो क्या होता है कि घर्षण के साथ निकलती है, और घर्षण के साथ निकलती है तो वायु कुछ गर्म भी हो जाती है, इसलिए इसे घर्षण के साथ निकलती है तो संघर्षी व्यंजन है, और कुछ गर्म हो जाती है तो इसलिए इसे ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन ढ व्यंजन का उच्चारण जीभ की नोक को उलटकर मूर्धा को झटके के साथ, मूर्धा जीभ को झटके के साथ कुछ दूर तक छोकर किया जाता है, इसीलिए इन्हें उत्क्षिप्त जीभ के ऊपर उछलने से उत्पन्न या द्विस्पृष्ट जीभ के 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न अथवा ताड़नजात का अर्थ है जीभ के मूर्धा पर मारने से उत्पन्न व्यंजन भी कहते हैं। तो ढ उत्क्षिप्त भी कहा जाता है, द्विस्पृष्ट जीभ के 2 बार स्पर्श करने से उत्पन्न द्विस्पृष्ट तथा ताड़नजात व्यंजन कहलाते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण हिंदी की अपनी विशेषता है, अतः अंग्रेजी से आए हुए शब्द जैसे रेडियो, बॉडी, रोड, बोर्ड आदि में इनका उच्चारण नहीं करना चाहिए। इसी तरह ढ के संयुक्त व्यंजन की स्थिति में होने पर संयुक्त व्यंजन जैसे गड्डी, बूढ़ा, अंडा एवं उपसर्ग के बाद आने पर भी जैसे निडर, सुडौल ढ का उच्चारण नहीं होता है। कहने का मतलब जब ये संयुक्त व्यंजन के रूप में आते हैं या उपसर्ग के बाद आते हैं तो भी ढ का उच्चारण नहीं होगा, यानी इनके नीचे जो है बिंदी नहीं लगेगी। लुंठित प्रकंपित व्यंजन। लुंठित का अर्थ होता है लुढ़का हुआ, तो लुंठित या प्रकंपित व्यंजन है र, क्योंकि र के उच्चारण में जीभ लुढ़कती सी जीभ को कंपित करती है, इसलिए र को लुंठित प्रकंपित व्यंजन कहा जाता है। यानी जीभ लुढ़कती हुई सी लगती है, उसमें कंपन सा होता है, इसलिए लुंठित या प्रकंपित व्यंजन कहलाता है। र का ही महाप्राण रूप हिंदी में अब प्रयुक्त होने लगा है और वह है रह, विकसित हो गया है। वह इस कमरे में रहता है, तो ये रहता है, र का क्या है, महाप्राण रूप है रह। अर्धस्वर, अंतस्थ, ईसत, स्पर्श व्यंजन, यह व के उच्चारण में मुंह में क्रमशः जीभ तालु तथा होठों का स्पर्श कम होता है, इसलिए इन्हें ईशत स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ईशत स्पर्श व्यंजन मतलब थोड़ा सा स्पर्श करने वाले। यह व का उच्चारण अवरोध की दृष्टि से स्वर और व्यंजन के बीच का है, यानी जितना स्वरों को स्वर बिना अवरोध के उच्चरित हो जाते हैं, व्यंजनों को अवरोध का सामना करना पड़ता है, तो इनके दोनों के बीच की स्थिति है, यानी थोड़ा अवरोध है लेकिन व्यंजनों के जितना अवरोध नहीं है, इसलिए इन्हें अर्धस्वर
या अंतस्थ व्यंजन भी कहा जाता है। अंतस्थ व्यंजन इसलिए कहा जाता है कि व्यंजन कि इनकी क्या है, बीच की स्थिति है, ये न तो पूरे व्यंजन है और न ही पूरे स्वर हैं, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। जब संधि इनकी की जाती है तो ई जो है य में तथा उ व में बदल जाते हैं। संस्कृत में र ल को भी अंतस्थ माना है, किंतु हिंदी में केवल य व ही अंतस्थ हैं, र ल नहीं है। तो मित्रों ध्यान रखोगे, यह और वह अर्धस्वर या अंतस्थ व्यंजन या ईषत् व्यंजन कहलाते हैं, जबकि र ल अंतस्थ व्यंजन नहीं है। पार्श्विक व्यंजन। ल के उच्चारण में सांस जीभ के दोनों पार्श्व से निकलती है, इसलिए यह पार्श्विक व्यंजन कहलाता है। हिंदी में ल का महाप्राण व्यंजन लह विकसित हुआ है, जैसे कुल्हाड़ी, दुल्हा, कोल्हापुरी आदि। तो पार्श्विक व्यंजन हिंदी में क्या है, ल। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में सांस की मात्रा कम लगानी पड़ती है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजनों को छोड़ करके ख, घ, छ, झ आदि व्यंजनों को छोड़ करके शेष व्यंजन अल्प प्राण हैं। तो जैसे क, ग, अड़े, च, ज, ऐ आदि वर्गों के दूसरे तथा चौथे व्यंजनों जैसे ख, घ आदि के उच्चारण में सांस की मात्रा अधिक लगानी पड़ती है, इसलिए इन्हें महाप्राण व्यंजन कहते हैं। इनके अलावा य, र, ल, व अल्प प्राण हैं तथा स और है महाप्राण है। ड अल्प प्राण है और ढ महाप्राण है। हिंदी में न, म, र, ल के महाप्राण रूप नह, मह, रह और लह भी विकसित हो गए हैं। घोष एवं अघोष व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रियों में कंपन पैदा होता है, उन व्यंजनों को घोष कहा जाता है। और जिनके उच्चारण में ये कंपन नहीं होता है उन्हें अघोष कहा जाता है। तो यानी जिनमें कंपन होता है वो घोष हैं, और जिनमें कंपन उच्चारण करते समय कंपन नहीं होता है स्वर यंत्रियों में, तो वो क्या है, अघोष व्यंजन है। तो व्यंजनों के वर्गों के तीसरे, चौथे और पांचवें व्यंजन ग, घ, ज, झ आदि सभी तथा य, र, ल, व और है तथा नह, मह, रह, लह घोष व्यंजन है। एवं वर्ग के पहले और दूसरे व्यंजन क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ और स, श और स कुल 14 व्यंजन जो हैं वो क्या हैं, वो अघोष व्यंजन हैं तथा विसर्ग अघोष है। समस्त स्वर घोष वर्ण होते हैं, स्वर सारे घोष होते हैं। नासिक के व्यंजन। तो नासिक के व्यंजन जो हैं वो देखो, अड़े, ऐ, अण, न और म। ये यहाँ पर पहला जो व्यंजन है वो है अड़े। ऐ, अण, न और म व्यंजनों के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, इसलिए इन्हें नासिक के अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हिंदी में न, म के महाप्राण व्यंजन नह, मह, कन्हैया, तुम्हारा विकसित हुए हैं,
इसीलिए ये भी अनुनासिक व्यंजन हैं। तो मित्रों, आप प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों के वर्गीकरण को समझ पाए होंगे। धन्यवाद। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें।